तो बहुत जल्द आप लोगों के सामने हरियाणा की जनता का क्या है मूड, वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। टोटल न्यूज के सबसे बड़े सर्वे में दिल्ली और हरियाणा इन दो राज्यों की जनता का मूड क्या है वो आपके सामने हम लेकर आएंगे। सबसे पहले हरियाणा के वो आंकड़े बहुत जल्द अब आपके सामने आने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर आखिर हरियाणा की जनता क्या सोच रही है, हरियाणा की जनता का मूड क्या है और वो किस तरीके से इस बार अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए राय कायम कर चुकी है। क्या हरियाणा की जनता एक बार फिर उसी आंकड़ों को दोहराएगी जो 2014 में सामने आए थे, या कुछ आंकड़े बदलेंगे? ये तमाम चीजें बहुत जल्द अभी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाले हैं वो आंकड़े, और बहुत जल्द टोटल न्यूज आपको हरियाणा की जनता के मूड से वाकिफ करवाएगा और बताएगा कि आखिर हरियाणा की जनता क्या सोच रही है। तो हरियाणा का मूड अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले हरियाणा की जनता क्या सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 1 सीट। बाकी सभी पार्टियां एक तरह से मायूस नजर आएंगी, क्योंकि किसी के खाते में और कोई सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 और कांग्रेस 1 सीट पर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, गठबंधन, आम आदमी पार्टी, किसी के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो वहीं अगर नजर दौड़ाएं 2014 के आंकड़ों पे, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीटें थी जो बढ़कर अब 9 हो गई हैं। तो कांग्रेस ने अपने 2014 के ही प्रदर्शन को एक बार फिर दोहराएगी। ये सर्वे में जनता का मूड निकलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस को 1 सीट 2014 में मिली थी और 2019 के इस सर्वे में कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल को सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार 2 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में थी और फूट के बाद 2 पार्टियां बनी। जननायक जनता पार्टी का उदय हुआ, लेकिन जननायक जनता पार्टी को भी कोई बड़ी सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का फायदा दिखाई दे रहा है। तो वही 2 सीटें जो इंडियन नेशनल लोकदल के पास 2014 में थी, वो उनसे छिनकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट सर्वे में दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। वीरेंद्र सोनी जी, आपका रुख करूंगा। 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट कांग्रेस को, ये सर्वे के आंकड़े दर्शा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा प्रत्याशित ही मान के चल रहे हैं, बिल्कुल सही है, आप सब मान कर चल रहे हैं सभी। और दूसरे भी जो अभी सर्वे हुए हैं उनमें कमोवेश लगभग ऐसा ही परिणाम सामने आया है और आपने भी उस पर मोहर लगाई है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य सरकार की कार्यकुशलता है उस पर भी ये मोहर है। और हरियाणा में पूरा अभी तक मोदी जी का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। आप कहीं भी बात कीजिए, आपके हरियाणा के मूड में भी आपका जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी मतदाताओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है कि लोग मोदी जी को एक और मौका देना चाहते हैं। हरियाणा में कांग्रेस का खाता खुलेगा, निश्चित रूप से खुलेगा, लेकिन कांग्रेस में अब वो जो पहले वाली बात थी, जो शक्ति थी, वो नहीं है। कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा भी थी उसमें भी आपने उसका स्वरूप देखा कि नेताओं को किस तरह जबरदस्ती बस में बिठाया गया और किस तरह नेताओं की प्रतिक्रिया रही। तो उससे ये संकेत जाता है कि कांग्रेस में जो एकजुटता होनी चाहिए थी वो नहीं है। लोगों की अपेक्षाएं जो है कांग्रेस के नेताओं पे जो थी वो पूरा करने में सक्षम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में उम्मीद का एक कारण है कि राज्य सरकार से भी लोग संतुष्ट हैं और केंद्र के खिलाफ जो वातावरण बनना चाहिए था, विपक्षी दल ने जो खड़ा करना चाहिए था, विपक्षी दल वैसा करने में जो विफल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो 5 सांसदों को पुनः टिकट देकर उसने अपना जो आत्मविश्वास दिखाया है, वो भी इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा में वातावरण है। अभी सरकार के खिलाफ जो सरकार विरोधी भावना होनी चाहिए थी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आप गांव में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप मोदी जी का लोग गुणगान करते दिखाई देंगे। निश्चित रूप से लोगों को काफी अपेक्षाएं थी, कई अपेक्षाएं पूरी नहीं भी हुई होंगी,
लेकिन फिर भी लोग जो है वो एक बार मोदी को मौका देना चाहते हैं। लेकिन वीरेंद्र सोनी जी, जिस तरह से हमने देखा है कि कुछ सांसदों के रिपोर्ट कार्ड भी बेहतर नहीं आए थे। जो इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी का भी हुआ, उसमें भी सिटिंग जो एमपीज थे, कुछ एमपीज के सर्वे बहुत अच्छे नहीं थे और लग ये रहा था कि उनका टिकट कटेगा। लेकिन एक एनालिसिस ये भी कह रहा है कि अगर उनका टिकट काटा जाता तो शायद एक तरह से गुटबाजी की स्थिति बनती। उससे उभरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन सांसदों को रिपोर्ट कार्ड बेहतर ना होते हुए भी टिकट दे दिया। देखिए, आपने टोटल टीवी पर हरियाणा भाजपा के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन का इंटरव्यू चलाया था जी। तो उस समय उनसे पूछा गया था कि हरियाणा में छत्तीसगढ़ का फार्मूला अपनाया जाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा था कि हरियाणा की स्थिति भिन्न है। तभी से यह अनुमान हो गया था कि हरियाणा के मौजूदा सांसदों को पुनः टिकट मिलने जा रहा है। 2 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, एक अस्वस्थता के आधार पर और एक अलग पार्टी बना ली राजकुमार सैनी जी ने, और राजकुमार सैनी जी अब चुनाव मैदान से ही भाग गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो 5 सांसदों के रिपोर्ट कार्ड की बात कह रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से 1-2 सांसदों के खिलाफ आक्रोश होगा। इसीलिए वो जो 2 सांसद थे वो दोबारा मैदान में आने से इनकार कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से नगर निगम के चुनाव हुए, 5 नगर निगम के चुनाव हुए और जींद का उपचुनाव हुआ, उसका एकदम माहौल बदल गया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बन गया और इसलिए जो सांसद इनकार कर रहे थे उन्होंने पुनः चुनाव लड़ने की बात की और दोबारा उनको टिकट भी मिल गया। ये निश्चित रूप से कई सांसद अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे, उनके लिए एक तरह से ये एक संकेत भी है। लेकिन लोगों की आस्था मोदी जी में है और हरियाणा में मनोहर लाल सरकार के नेतृत्व पर आस्था है, ये उसका परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी हिसाब से अपने पुणे जो सांसद है उनको पूरे मैदान में उतारा है। इंडियन नेशनल लोकदल की जो स्थिति है सबके सामने है, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। जननायक जनता पार्टी का केंद्र में कुछ नहीं, विधानसभा के लिए निश्चित रूप से वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, वो वोटों की काट तो कर सकता है लेकिन चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, आज की स्थिति में नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही मुख्य रूप से मुकाबला रहने वाला है और कांग्रेस में एक सीट कहां से आनी है ये सबको मालूम है। तो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसको घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रयास अभी भी जारी है। ये अभी जो है दूसरी दलों ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, उससे पहले का आपका ये आकलन है। लेकिन निश्चित रूप से अभी तक तो ऐसा ही मान के चलना चाहिए और यही संकेत दिखाई दे रहे हैं। यानी वीरेंद्र सोनी जी, माना जाए कि मुद्दे विहीन और व्यक्तिवादी एक तरह से सोच के साथ लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के वोट पड़ रहा है, ना कि कामों को देखकर या राज्य सरकार के काम को देखकर या केंद्र सरकार के काम को देखकर। नहीं, दोनों बातें हैं इसमें, मुद्दे भी हैं, सरकार की विश्वसनीयता का सवाल भी, और मोदी सबसे बड़ा चेहरा है, लोगों को मोदी पर विश्वास है। अभी लोग ये सोचते हैं कि अभी 5 वर्ष का ही समय है, कांग्रेस का इतने लंबे वर्ष तक शासन रहा है, इनको भी आजमा लो। जब मोदी जी को 5 वर्ष में इतना कायाकल्प नहीं हो सकता, लेकिन लोगों का विश्वास है। अब बात कीजिए, आप ये रोहतक की चर्चा करें, हम रोहतक में जहां भी लोगों से चर्चा करते हैं, लोग एक ही बात करते हैं, या दीपेंद्र जीतेगा या कहते हैं मोदी जीतेगा। वहां उम्मीदवार की बात नहीं करते, मोदी वर्सेस दीपेंद्र, मतलब वहां दीपेंद्र पर भी लोगों को विश्वास है और दूसरी जगह वो मोदी के कहते हैं, तो मतलब वहां उम्मीदवार की कोई चर्चा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा इस बात की कोई चर्चा नहीं होती है। और विकास जो हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं उसका निश्चित रूप से लोगों पर प्रभाव है। लोगों में एक विश्वास किया है कि ये सरकार ईमानदार है, मुख्यमंत्री ईमानदार हैं। देखिए, विधायकों के खिलाफ निष्क्रियता हो सकती है, विधायकों के खिलाफ आरोप भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। एक साधारण कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो जनता में विश्वास जाता है, और इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी मिल रहा है। इस तरह मोदी के बारे में भी है, लोगों को विश्वास जमता है। राहुल गांधी पर लोगों का विश्वास नहीं जमता, इसलिए लोग राहुल गांधी की चर्चा ही नहीं करते। रोहतक में बात होती है, दीपेंद्र की बात होती है, दीपेंद्र के काम से लोग संतुष्ट हैं और वो दीपेंद्र का गुणगान भी करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी अभी ऐसा प्रत्याशी ढूंढने की कोशिश कर रही है जो दीपेंद्र को रोहतक में टक्कर दे सके। ठीक है, शंभुनाथ जी, आपको चर्चा में लेके आऊं, क्या परसेप्शन क्रिएट करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो रही है? एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है, देखिए साहब 55 या 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, हमें तो सिर्फ 5 साल हुए हैं, हमें और मौका दीजिए। वो परसेप्शन क्रिएट कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं सोनी जी की बात से सहमत हूं, जो उन्होंने कहा कि मोदी जी का चेहरा अभी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। अभी ब्रांड मोदी कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बिकाऊ है जी, या सबसे अपील करता है। इसकी तुलना में राहुल गांधी
हालांकि अब मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कच्चे खिलाड़ी कहे जाएंगे। अभी तक जो सर्वे आए हैं उनमें कहीं कहीं मोदी की लोकप्रियता जैसे 60 से ऊपर बताई गई, 63%, 64%, वहीं राहुल 10 या 20 पे अटके हुए हैं। इसका मतलब एक तो जो सबसे बड़ा विरोधी दल है वो प्रधानमंत्री की रेस में कहीं खड़ा नहीं हो पा रहा, और बाकी जो विरोधी दल हैं वो विरोधी दल नहीं है, वो तो छोटे छोटे गठबंधन हैं, गठजोड़ हैं या क्षेत्रीय दल हैं, उनका नेशनल लेवल पे कोई हैसियत नहीं है। और शायद जो मोदी जी की टीम है वो सोशल मीडिया के जरिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए ये परसेप्शन बनाने में सफल रही है कि ब्रांड मोदी ही सबसे ज़्यादा बिक सकता है, इसमें कोई शक नहीं। यही कारण है कि मैं पहले भी कह रहा था कि जितने यंगस्टर्स हैं वो मोदी जी को पसंद करते हैं। अब वो वोट डालेंगे नहीं वोट डालेंगे, उनका वोट है नहीं वोट है, ये एक अलग बात है। लेकिन 2-3 जगह मैं भी गया और जो मैंने देखा कि जो पुराने लोग हैं, गांव के लोग, किसान, जैसे मैं बागपत भी गया था, वो अभी भी वहाँ अपने आरएलडी के साथ लगे हुए हैं या कहीं पर गठबंधन के साथ हैं या कहीं वो कांग्रेस साथ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन नया एक ये शायद पहली बार हो रहा कि बीजेपी को एक नया यंग ग्रुप मिला है, जो कभी राजीव गांधी का फैन हुआ करता था, या उम्मीद की जाती है कि उसे राहुल का फैन होना चाहिए क्योंकि राहुल भी यंग है, इसकी बजाय वो मोदी को पसंद कर रहा। ठीक है, और ये यमुना जी मैं आपको रोकूंगा इस बीच। आप सभी लोगों को हम दिखा देते हैं कि हरियाणा की जनता ने जो मूड दिखाया है और जिस तरह से जो आंकड़े सीटों में परिवर्तित हुए हैं, आखिर किस पार्टी को कितने % वोट मिलने की संभावना है, एक नजर उस पर हम डालते हैं। हरियाणा की जनता का मूड, भारतीय जनता पार्टी को 55.85% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के खाते में 27.19, जननायक जनता पार्टी 7.46, बहुजन समाज पार्टी और एलएसपी को 3.99, आईएनएलडी को 3.95, आम आदमी पार्टी 0.55 और अदर्स के खाते में 1% से भी कम। यानी कि यह आंकड़ा जो दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी 55% के आसपास पहुंच गई है, लगभग 56% वोट मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। और वहीं इंडियन नेशनल लोकदल की अगर बात करें 3.95, आम आदमी पार्टी 1% से भी कम है, अदर्स के खाते में भी 1% से कम है। कांग्रेस पार्टी 27.19%, जननायक जनता पार्टी 7.46, बीएसपी एलएसपी गठबंधन 3.99। एक बड़ा गैप नजर आने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 55.85 यानी लगभग 56% वोट भारतीय जनता पार्टी गेन करती हुई हमारे सर्वे में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 27.19% वोट जा सकते हैं, जननायक जनता पार्टी के खाते में 7.46 और इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में 3.95, आम आदमी पार्टी और अदर्स के खाते में 1% से भी कम वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयशंकर गुप्ता जी, ये जो सर्वे के आंकड़े नजर आ रहे हैं और जो प्रतिशत दिखाई दे रहा है, क्या मूड लग रहा है? जो तमाम मुद्दे हैं उसके ऊपर क्या एक परसेप्शन हावी हो गया है? अभी जो मोदी का जो मैजिक है, एक तरह से जो कहा जाता है, वो चेहरा अभी भी सबसे ज्यादा बिकाऊ है भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं मिर्जा साकिर, ऐसा है, इसमें 2-3 बातें हैं जी। पहली बात तो यह है कि इस तरह के ओपिनियन पोल्स पे हमारा कभी भरोसा नहीं रहा है। मैं शुरू से ही इसमें बहुत बेबाकी के साथ कहता हूँ सारे ओपिनियन पोल्स के बारे में। हालांकि टोटल टीवी के ओपिनियन पोल्स अधिकतर मामलों में सच या सच के करीब साबित होते रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा नहीं मानना है। क्योंकि नहीं मानना, इसका कारण यह है, मैं सनी जी की बात सुन रहा था, अच्छी बातें हैं जी। अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को इतने बढ़िया जनादेश की उम्मीद थी तो विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं करा लिया? अक्टूबर में ही होना है ना चुनाव विधानसभा का। भाई मोदी जी लगातार बोलते रहे पिछले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में कि एक देश एक साथ चुनाव जी। तो भाई एक साथ चुनाव अगर सारी विधानसभाओं को नहीं भी करा सकते हैं तो कम से कम 3-4 जो अभी झारखंड है, महाराष्ट्र है, ये क्या आपका हरियाणा है और जम्मू और कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में आप लोकसभा का चुनाव करा रहे हैं लेकिन विधानसभा का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, जबकि वो विधानसभा सस्पेंडेड, बंद ही है एक तरह से। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ था, क्योंकि देखिए जो रियल इशूज सामने आ रहे हैं, बेटियों से बलात्कार की घटनाएं हरियाणा में लगातार सबसे अधिक सुनाई देती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सबसे खराब पोजीशन अगर कहीं है तो फिर हरियाणा ही दिखाई देता है। अखबारों में जो छपता है वो बाकी वहाँ क्या है मैं नहीं जानता हूँ। जो मीडिया में जो आती है बातें बहुत छन के आते हैं, बहुत कम आती हैं, लेकिन जो आती हैं वो बहुत बदसूरत पैदा करती हैं, सूरत हाल बहुत अच्छा नहीं बताती हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जो जातीय संघर्ष हुए, जितने बड़े पैमाने पे जाटों के आरक्षण
के सवाल को लेकर के या अन्य गैर जातियां जो हैं उसमें जो आपस में जो संघर्ष हुआ जिस तरह से, उसको कंट्रोल करने में पूरी तरह से सरकार विफल रही। कौन सा ऐसा काम हुआ हरियाणा में जिसने लोगों को इस तरह का जनादेश देने के लिए ये किया है? एक बात जरूर है जो दिखाई दे रहा है आपके इसमें भी, कि पहली बात तो ये है कि हरियाणा में 12 मई को चुनाव होने हैं, अभी 1 महीना से अधिक का समय बाकी है। बिल्कुल। तो अभी सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही सामने दिख रही है। भाजपा मीडिया में, अपने विज्ञापनों में, अपने प्रचार में, अपने भाषणों में, हर तरह में दिखाई दे रही है। विपक्ष अभी तक पूरी तरह से खामोश या उस ढंग से नहीं दिख रहा है। कैंपेन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उस पे जब आगे बढ़ेगा, अभी तक तो ये भी नहीं है ना, एक तो उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आ पाए हैं, फिर किसका किसके साथ गठबंधन होगा नहीं होगा उसका भी स्वरूप अभी तक कुछ क्लियर नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो सर्वे है, इस सर्वे को देखने के बाद राजनीतिक दलों में इस बात की ये लगे, विपक्षी दलों में कि हाँ साहब मिलकर के ही कुछ काम बन सकता है, हम लोग चुनौती तभी दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन असली बात वही है कि अगर हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मिला हो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा हो, नए नए उद्योग लगे हों, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हरियाणा के किसानों को उनकी, जैसे अभी आप बता रहे थे सरसों की फसल के दाम के बारे में आप बात कर रहे थे, अगर हरियाणा के किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिला हो, उनके कर्जे माफ किए हो गए हैं, या मतलब जो भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जो उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों के मुकाबले में हरियाणा को उससे अलग साबित करता हो, ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए मुझे अभी भी लगता है ऐसा है कि ठीक है, हो सकता है। देखिए, मतदाता का रुख रुझान क्या होता है, उसके मन में क्या होता है, ये हम और आप यहाँ बैठ कर तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब एक रुझान तो सामने आ ही रहा है। बिल्कुल, उसको देखते हुए अभी 1 महीने का समय है, अभी बहुत जमुना में पानी बहेगा, इधर से उधर होगा, उसके बाद देखेंगे हम लोग। बिल्कुल, और ये कोई नतीजे नहीं है, रुझान है, और जैसे जैसे समय बीतता है लोगों का मूड भी बदलता है, मुद्दे सामने आते हैं, उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं, उनके चेहरे सामने आते हैं, कैंपेन आगे बढ़ता है, तो उस हिसाब से परसेप्शन भी बदलता रहता है। फिलहाल ये जो सर्वे है टोटल न्यूज का, उसके ये रुझान है, उसके ये आंकड़े हैं। लेकिन इस बीच मैं अनिल बंसल जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक और रोचक आंकड़ा हम दर्शकों के सामने रखते हैं। हरियाणा की जनता से जब हमने पूछा कि किसको वो प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं और उसको लेकर हरियाणा की जनता की क्या कुछ राय निकलकर सामने आई, वो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि हरियाणा की जनता ने किसको प्रधानमंत्री के तौर पर कितना पसंद किया। कई नाम उनके सामने रखे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके चेहरे को 63.55% लोगों ने पसंद किया, तो वहीं राहुल गांधी को 28.18% लोगों ने पसंद किया। मायावती का नाम आया 3.14%, ममता बनर्जी 1% से कम चली गई, और चंद्रबाबू नायडू और कई ऐसे थे नाम जिनको हमने 1% से नीचे, जिनके कहीं पर जगह मिली है। लेकिन सबसे जो बड़ा आंकड़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के चेहरे को 63.55% या लगभग 64% लोगों ने पसंद किया। अनिल बंसल जी आपके पास आऊं, आंकड़ा रोचक इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि 63.55% लोग हरियाणा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं, लेकिन वोट जो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो 55.85%। यानी ये गैप क्यों आ रहा है? लोग पसंद तो कर रहे हैं 63%, लेकिन वोट कर रहे हैं 55%। देखिए, जो वोट का जो तंत्र है, मैं मिर्जा भाई इससे बिल्कुल अलग, बहुत ही अप्रत्याशित होता है जी। 2004 का लोकसभा चुनाव, आप अगर आपको याद हो, प्रमोद महाजन जी ने 6 महीने पहले चुनाव कराया, शाइनिंग इंडिया था और अटल जी के सामने कोई चेहरा नहीं था। जितने सर्वे थे कोई था ही नहीं, विपक्ष का उम्मीदवार ही नहीं था कोई भी, और अटल जी के नाम पर चुनाव कराया गया और उस चुनाव का जो अंजाम हुआ वो हमारे सामने है। तो कोई वो छिपी हुई बात नहीं है। निश्चित रूप से हरियाणा की जो आज स्थिति है उसमें बीजेपी का अहेड, बीजेपी अपर है और वो रहेगी, इसमें किसी को संदेह होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां की जो परिस्थितियां हैं, देखिए पूरे देश में आज भाजपा मेन स्ट्रीम की पार्टी है, इसे कोई इंकार नहीं कर सकता। लंबे समय तक जो कांग्रेस का स्थान देश की राजनीति में था, आज भाजपा का स्थान उस तरह की स्थिति में है। लेकिन जब अपोजिशन जब मिल जाता था, चाहे वो 77 रहा हो, चाहे 67 रहा हो, चाहे 89 रहा हो, चाहे कोई और साल रहा हो, तो वो कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर देते थे, क्योंकि किसी भी पार्टी ने यहां मेजोरिटी वोट लेकर राज नहीं किया, ना चुनी गई, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो मोदी जी की आज की सरकार है। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें नेता का अगर आप बात करेंगे,
देखिए, मेरा अपना जो अनुभव है, यहां पॉजिटिव मैंडेट बहुत कम आता रहा है। ऐसा मैंने 2009 के चुनाव में देखा कि मनमोहन सिंह की सरकार दोबारा आई और वो 9 जो बीजेपी उनका कांग्रेस का यूपी में सुपड़ा साफ था, वहां उन्होंने 20-21 लोकसभा सीटें वो जीत गए। एक चमत्कार था। तो ये जो ज्यादातर जनादेश अपने देश में आए हैं, ये एंटी इनकम्बेंसी जनादेश आते हैं, नकारात्मक जनादेश। सकारात्मक जनादेश यहां की जनता देती नहीं। अगर सकारात्मक जनादेश देना था तो फिर छत्तीसगढ़ में चाउर वाले बाबा थे, रमन सिंह, आदिवासी उनको भगवान मानते थे, पूजते थे, और सारे सर्वे 55 सीटें दे रहे थे उनको, और कोई सामने कांग्रेस का लीडर नहीं था। तीनों राज्यों में कांग्रेस लगातार फंसी रही। वो चुनाव से पहले तो किसको डिक्लेयर करते, चुनाव के बाद भी मशक्कत करनी पड़ी उनको नेता चुनने में, लेकिन तीनों राज्य आपके हाथ से चले गए। वहां भी मोदी जी का चेहरा था, वहां उनके शिवराज चौहान मामा थे गरीबों के। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये बिल्कुल अलग तरह का फैक्टर है। हरियाणा निश्चित रूप से मुझे संदेह नहीं है कि विपक्ष वहां इतना विभाजित है और लगभग समाप्त जैसा है। तो कांग्रेस अगर वहां 20-22-25% वोट भी ले रही है तो मुझे उसमें कोई हैरानी नहीं है, और मैं हरियाणा में भाजपा को कोई चैलेंज देख भी नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि ना ऐसे कोई सूरत हाल है। कांग्रेस की थोड़ी बहुत स्थिति है, चौटाला परिवार पहले ही विभाजित है और उनमें आपस में झगड़ा है। बसपा का अब कोई प्रभाव वहां बचा नहीं। कांशीराम जी ने एक दौर में वहां प्रभाव अपना खड़ा किया था, मायावती ने वहां प्रभाव समाप्त किया है अपना, कोई बड़ा नहीं है। तो जो स्थितियां हैं भाजपा की हरियाणा में, मुझे इसमें संदेह नहीं है कि हरियाणा में, मैं इसको ये नहीं मानता कि मोदी जी के चेहरे के कारण हरियाणा में है। हरियाणा की जो जातीय परिस्थितियां हैं, वहां जाट राजनीति कमजोर हुई है और गैर जाट राजनीति मजबूत हुई है। इसके कारण वहां भाजपा का स्थिति अच्छी है। राज्य में भी उनकी सरकार पहली बार बनी, वो खुद चमत्कार था उनके लिए, क्योंकि जो गैप है, वैक्यूम है, उस वैक्यूम को भाजपा ने वहां कैप्चर किया है। और बाकी चौधरी देवीलाल वाला परिवार कमजोर हुआ, कांग्रेस कमजोर हुई। कांग्रेस ने राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से हुड्डा जी का और उनका विवाद हुआ, उससे बिल्कुल एक्सपोज हुआ कि जो आर.के. आनंद वो वोट कैंसिल होकर फिर सुभाष चंद्रा जीते, किससे छिपा हुआ है। तो जहां कांग्रेस इतनी कमजोर हालत में चली गई, आपस में वहां नेताओं की लड़ाई है, अभी वहां समय लगेगा। और मुझे लगता है राहुल गांधी के लिए अभी वो उतनी प्राथमिकता वाला प्रदेश है भी नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ 10 सीटें हैं, बाकी राज्यों में ज्यादा सीटें हैं और उसको वो बाद में देखना चाहेंगे। तो मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि जो चेहरा है, चेहरा अटल जी से बड़ा चेहरा किसी का इस देश में नहीं रहा। वो 2004 का लोकसभा चुनाव हार गए थे और तब नेता कोई नहीं था। सोनिया गांधी को बाद में नेता चुना गया, वो प्राइम मिनिस्टर बनी नहीं। उनको कोई, अगर उनके चेहरे के नाम पर वोट लिया जाता तो मुझे लगता है कि लोग 10% लोग भी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर वोट न देते, पर हटाने का जनादेश था। तो आमतौर पर जो अपने देश में जनादेश आते हैं, वो सत्ता से बेदखल करने के जनादेश होते हैं, किसी दूसरे के नाम पर जनादेश नहीं आते। वीरेंद्र सोनी जी, आपको भी चर्चा में जोड़ लूं। ये जो आंकड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, 63% से ऊपर हरियाणा की जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर बने, और राहुल गांधी के हक में 28.18% लोग जाते दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है, ये जो आंकड़े हैं प्रतिशत में चेहरों को लेकर, प्रधानमंत्री को 63% से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन वोट देने के नाम पर जब बारी आती है तो 55.85% लोग ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपका आकलन वैज्ञानिक आधार पर है, इस पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है कि हरियाणा के 28% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। मतलब हरियाणा की 1/4 जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चाहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो आप ये कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा लोकप्रिय है। भूपेंद्र हुड्डा की बात करते तो बात समझ में आती है। हरियाणा के लोग इतना नाराज क्यों है राहुल गांधी से? जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है, ये कोई स्वीकार नहीं कर सकता। उसको लोग विश्वास ही नहीं करते। राहुल गांधी पर लोग हरियाणा के नेताओं पर ज्यादा भी भरोसा करते हैं, वो राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करते हैं। आपने मोदी जी की लोकप्रियता में जो दिखाई है, वो लोकप्रियता बहुत अधिक है। आप अपना हरियाणा का मूड कार्यक्रम देखिए, वहां भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखिए, कोई भी राहुल गांधी के पक्ष में बात करता दिखाई देगा ही नहीं। सब मोदी जी की बात करेंगे, या दीपेंद्र हुड्डा की बात करेंगे, या भूपेंद्र हुड्डा की बात करेंगे, या कांग्रेस के किसी अन्य नेता की तो बात कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन राहुल गांधी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका राहुल गांधी पर विश्वास जमता ही नहीं है। और जहां तक ये कहा है कि देखो, मोदी जी हरियाणा के प्रभारी भी रहे हैं, हरियाणा में उन्होंने काम भी किया है, और लोगों का विश्वास जमता है। यानी अगर मैं समझूं तो ये जो आंकड़े हैं ये और भी बढ़ सकते हैं। अगर हरियाणा के किसी चेहरे का नाम सामने होता तो ये और टक्कर दे देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, फिर तो बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरह से ये आंकड़े सामने आए हैं, आंकड़ों में ये सर्वे है और बढ़ेगी। जी, हरियाणा के किसी नेता की बात करते जी, ठीक है।
ठीक है शंभुनाथ जी, मैं आपको चर्चा में लाता हूं। ये जो आंकड़े बड़े दिलचस्प होते हैं, आंकड़ों का खेल हमेशा और बहुत आसानी से समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि शायद हो सकता है कि इसमें वो लोग भी हों जो वोटर ना हो, लेकिन फिर भी एक दिमाग में एक परसेप्शन रखते हो कि ये चेहरा होना चाहिए, और शायद वही डिफरेंस हमें दिखने को मिल रहा है। जी, पहले भी अपनी यही चर्चा होती थी कि एक परसेप्शन बन जाता है, एक धारणा बन जाती है। ब्रांड मोदी चूंकि लोगों को ज़्यादा अपील कर रहा है, इसे 63%, 63.55% न सिर्फ हरियाणा बल्कि लगभग पूरे देश में जहाँ जहाँ भी सर्वे आए हैं अभी तक 63% के आसपास ही आ रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा 63% है, और इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री अभी भी, विपक्ष तो उनके सामने है नहीं, लेकिन वो लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री निजी तौर पे, और उम्मीदवार जो उनके हैं वो कहीं सर्वथा अलोकप्रिय हैं। अगर इस पर हो जाएगा कौन हमारे यहाँ से कौन खड़ा है, तो आदमी शायद अपने इलाके के उस कैंडिडेट को वोट देना पसंद न करे जो प्रधानमंत्री की पार्टी का है। ठीक है ना, वो शायद हो सकता है दूसरे गठबंधन के या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को पसंद करे। लेकिन जब वो देश में सोचता है कि सरकार कौन बनाएगा, तो उसके दिमाग में मोदी का नाम आ जाता है अपने आप, भले कोई बनाए लेकिन मोदी का नाम आता है। तो मोदी ने 5 साल में ये परसेप्शन उनकी मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने बना दिया है कि प्रधानमंत्री के तौर पे अकेले मोदी जी सफल हैं। जो बात हो रही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा चेहरा थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भी शायद मोदी नहीं बन पाए थे। ठीक, परसेप्शन तब उस तरह का सोशल मीडिया नहीं था, ना कोई परसेप्शन बना करता था। ठीक है, शाइनिंग इंडिया था, लेकिन सबको पता है कि बीजेपी, सबको उसमें पता था कि बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा लाल कृष्ण आडवाणी है, ना कि अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्लियर कट संदेश था। तो आज की स्थिति और तब की स्थिति में अंतर है। आज ये माना जा रहा है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। इसे नरेंद्र मोदी को जो ये वोट दिखाई पड़ रहा है, ये नरेंद्र मोदी का चेहरा है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज जहां तक कम होने की बात है, तो थोड़ा बहुत असर वहां के उम्मीदवार का ही पड़ता है। बहुत हो सकता है लोग उम्मीदवार से नाखुश हों। जैसे कई सीटें ऐसी दीपेंद्र हुड्डा के, जैसे सोनी जी कह रहे थे कि रोहतक सीट में पता लगा कि कांग्रेस का वोट परसेंट इतना ज़्यादा हो जाए कि बीजेपी का ओवरऑल स्टेट में वोट परसेंटेज कम हो जाए। बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक बात और है, ये अनिल बंसल जी भी कह रहे थे कि हरियाणा में चुनाव जो है वो पूरा का पूरा एक राजनीति हो गई है, जाट वर्सेस अदर्स जी। तो अब हरियाणा में, जैसे अब सोनी जी ने कहा प्रधानमंत्री के लिए दीपेंद्र हुड्डा का नाम क्यों नहीं आया, इनका नाम क्यों लिया गया, उनको आश्चर्य हुआ कि वो राहुल गांधी का नाम क्यों आ गया। तो इतना ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया है कि लोगों को प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ एक जाट चेहरा दिखाई पड़ता है, वो दीपेंद्र हुड्डा इसमें। तो ये कोई शक नहीं, जो हरियाणा की राजनीति है वो बिल्कुल उनके प्रदेश तक सीमित हो गई है, लेकिन जब केंद्र की बात आती है तो शायद नरेंद्र मोदी